तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्लास 9 के चैप्टर 2 के इस मैटर अराउंड अस प्योर के एक्सरसाइज को क्वेश्चन को करेंगे, जो कि नई बुक पर पेज नंबर 22 पे गिवन है और जो पुरानी बुक्स है वो पेज नंबर 28 और 30 पे गिवन है। ठीक है बच्चों, जैसे कि जो हमारी नई बुक्स आई है उसमें हमारी काफ़ी सारी टेक्निक, सेपरेशन टेक्निक सारी उसमें नहीं थी चैप्टर के अंदर, लेकिन जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको हम देख रहे हैं तो उसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप अपने स्कूल में पता कर लीजिएगा कि वो टीचर से पूछ लीजिएगा कि आपको वो करनी है या नहीं, पर मैं यहाँ पर वो क्वेश्चन को करवा देती हूँ क्योंकि वो एक्सरसाइज में गिवन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दे दी गई हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि हम कौन कौन सी सेपरेशन टेक्निक को लगाकर इन चीज़ों को सेपरेट करेंगे। तो चलो देखते हैं, ए को देखते हैं। सबसे पहले ए में क्या है, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। अब सोडियम क्लोराइड मतलब जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, वो पानी में घुला हुआ है। तो अब इसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को हम उसके सॉल्यूशन जो पानी उसमें से कैसे अलग कर सकते हैं, इवेपोरेशन करके। मतलब कि क्या, हम पानी को बॉईल करेंगे तो जो पानी होगा वो सारा बॉईल हो जाएगा और जो नमक होगा वो नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमें पूछा गया कि अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अब हम जो अमोनियम क्लोराइड है उसको कैसे अलग कर सकते हैं। एक मिक्सचर गिवन है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का और अमोनियम क्लोराइड का, उसमें से हम अमोनियम क्लोराइड को कैसे अलग कर सकते हैं। तो बच्चों, जो अमोनियम क्लोराइड होता है ना, वो सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है। सब्लिमेबल हमने पढ़ा था कि जो सब्सटेंस सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको कौन सी टेक्निक से अलग कर सकते हैं, तो इसको हम सब्लिमेशन टेक्निक से अलग कर सकते हैं। सब्लिमेशन टेक्निक में क्या होता है, हम एक बर्नर जलाएंगे और उस पर कॉनिकल फ्लास्क को रख देंगे। ठीक है, ऐसे कॉनिकल फ्लास्क को रख देंगे जिसमें हम ये मिक्सचर ले लेंगे अमोनियम क्लोराइड का और सोडियम क्लोराइड का, और ठीक है फिर इसको हीट करना शुरू करेंगे। जब ये मिक्सचर हीट होगा ना, नीचे क्या रह जाएगा, सोडियम क्लोराइड रह जाएगा, और वेपर जो बनेंगे वो किसके बन जाएंगे, अमोनियम क्लोराइड के, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड क्या है, सब्लिमेबल है। तो जब वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो यहाँ टेस्ट ट्यूब के साइड्स में इकट्ठा हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, सोडियम क्लोराइड रह जाएगा। तो इस तरह हम सब्लिमेशन से अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, थर्ड हमसे स्मॉल पीसीज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। अब यहाँ पे कह रहे हैं कुछ स्मॉल पीसीज रह गए हैं मेटल के ऑयल के अंदर, तो हम उसको कैसे अलग कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं, डिकेंटेशन से कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे अगर हम सीधा इन सबको भी ना देखें, सेंट्रीफ्यूगेशन और डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उस इंजन ऑयल को हम एक फ़िल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे, तो क्या होगा, जो भी मेटल के सब्सटेंसेस होंगे वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और जो भी ऑयल होगा वो फ़िल्टर पेपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल। अब वो कहते हैं पिगमेंट्स को, डिफरेंट पिगमेंट्स हैं जो हमने फ्लावर की पेटल से लिए, तो उनको कैसे अलग कर सकते हैं। तो उनको अलग करने का एक होता है क्रोमेटोग्राफी। बच्चों, जहाँ पे भी कलर्स की बात आती है ना, तो उनके जो होते हैं पिगमेंट्स को अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, बटर फ्रॉम कर्ड। तो हम देखते हैं जो मक्खन होता है वो हम दही से कैसे अलग कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है, जिसमें हम कंटिन्यूसली जो कर्ड होता है उसको चर्न करते हैं और फिर उससे वो मक्खन निकल जाता है और पानी अलग हो जाता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। ठीक है, ऑयल फ्रॉम वाटर। तो ऑयल को हम पानी से कैसे अलग कर सकते हैं, तो हमें पता है पानी की एक अलग जो ऑयल होता है वो पानी के बिल्कुल सरफेस पे रहता है, वो मिलता नहीं है। ये दोनों इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। इमिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, तो हम इसको सीधा सेपरेटिंग फनल के द्वारा अलग कर सकते हैं। मतलब कि क्या, हम ऑयल को अलग कर लेंगे और पानी नीचे अलग रह जाएगा। ठीक है, टी लीव फ्रॉम ट्री। ये तो बच्चों हमें पता है, जो भी पत्तियां होती हैं उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से, छन्नी की मदद से हम अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, टी को डालेंगे तो जो भी टी लीव्स होंगी वो ऊपर रह जाएंगी और नीचे सिर्फ चाय रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या पूछा है, आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड। अब वो कहते हैं सैंड के अंदर पिन्स हैं, तो उनको कैसे अलग कर सकते हैं। तो सिंपल आयरन पिन जो होती है वो लोहे की होती है। ठीक है, उसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन द्वारा अलग कर सकते हैं, मतलब मैग्नेट की मदद से हम उसको अलग कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, मैग्नेट पे जो भी आयरन पिन होगी वो चिपक जाएंगे और सैंड नीचे रह जाएगी। ठीक है, वीट ग्रेन फ्रॉम हस्क। तो बच्चों हमने बहुत कॉमन देखा है, वीट ग्रेन को उसके भूसे से कैसे अलग करते हैं, हम विनोइंग द्वारा करते हैं, मतलब कि हवा की मदद से करते हैं। देखा नहीं है, जो किसान होता है वो एक ऊंची जगह पे खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ में एक ऐसी बड़ी सी वो ले लेते हैं और उसके अंदर गेहूँ और हस्क होता है, और वो हवा के साथ जब इसको हिलाते हैं तो क्या होता है कि गेहूँ तो नीचे गिर जाता है और जो हस्क होता है वो हवा से
दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाता है तो विनोइंग होता है, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। वो कहते हैं मड पार्टिकल जो है वो पानी के अंदर मिले हुए हैं तो उसको कैसे अलग कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, जब हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो क्या होगा, नीचे जो मड पार्टिकल्स होंगे ना वो नीचे की तरफ रह जाएंगे और पानी अलग आ जाएगा। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 2 है, राइट दी स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी। यूज़ द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिज़ोल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रिजाइड्यू। अब बच्चों यहाँ पे हमें बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें कहा है कि हमें टी बना रहे हैं और टी बनाते हुए हमें ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करना है, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट्स का, सॉल्यूट का, डिज़ोल्व का, ठीक है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं अब हम। तो चलो बच्चों इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टी। सबसे पहले ऐसे लिख देंगे, पहले फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे टेक सम वाटर। जब हमने वाटर लिया वो क्या था, सॉल्वेंट था, तो हमने यहाँ पे सॉल्वेंट वर्ड को इस्तेमाल कर लिया। इन अ पैन एंड हीटेड। फिर ऐड सम शुगर। अब हम उसमें थोड़ी क्वांटिटी में शुगर डाल रहे तो शुगर क्या हो गई, सॉल्यूट हो गई। एंड बॉयल टू डिजोल्व दी शुगर कम्प्लीटली। दी ऑब्टेन्ड होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब जो हमें एक मिक्सचर मिल गया, क्योंकि चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल गई तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, उसको हमने क्या नाम दे दिया, सॉल्यूशन का नाम दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उस मिक्सचर के अंदर ऐड टी लीव्स और टी इन दी सॉल्यूशन एंड बॉयल द मिक्सचर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो टी लीव्स होती है, जो पत्ती होती है, उसको हमने उस सॉल्यूशन में मिला दिया और उसको बॉयल करा। नाउ ऐड मिल्क एंड बॉयल अगेन। अब हमने क्या करा, उसमें मिल्क भी डाला और उसको दोबारा से बॉयल कर दिया। फिर हमने यहाँ पे टर्म यूज़ कर ली, फिल्टर दी मिक्सचर थ्रू दी टी स्टेनर। अब हमने एक स्टेनर की मदद से फिल्टर करा मिक्सचर को एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट। अब जो भी फिल्ट्रेट था और सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो थे, दैट इज़ टी। जो फिल्ट्रेट था और जो भी सब्सटेंसेस सॉल्युबल हो गए थे वो टी इन अ कप, उसको हमने कप में कलेक्ट कर लिया। द इनसॉल्युबल टी लीव्स लेफ्ट बिहाइंड एज अ रेजिड्यू इन दिस स्ट्रेनर। और जो भी इनसॉल्युबल टी लीव्स थी वो कहाँ रह गई, वो स्ट्रेनर के में ही रह गई, तो वो रिजाइड्यू हो गई। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। Pragya tested the solubility of 3 different substances at a different temperature and collected the data as given below. फिर result are given in the following table as gram substances dissolved in 100 gram of water to form a saturated solution. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रज्ञा नाम की बच्ची थी, उसने क्या किया, उसने solubility टेस्ट किया 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिफरेंट टेम्परेचर पे, और जो डेटा कलेक्ट किया उसने वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो सॉल्वेंट लिया था, जो भी चीज़ें उसने डिज़ोल्व करी थी, वो सारी 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करी थी टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जैसे उसने पोटेशियम नाइट्रेट लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, पोटेशियम क्लोराइड लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया, और ये डिफरेंट टेम्परेचर्स लिए 283, 293, 313, 333, 353। हम यहाँ पे बताया गया है कि 283 पे कितना पोटेशियम नाइट्रेट डिज़ोल्व हुआ था, 21 ग्राम्स। फिर 293 पे कितना डिज़ोल्व हो गया था, 32 ग्राम्स। और 313 पे कितना पोटेशियम नाइट्रेट जो था डिज़ोल्व हो गया था 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, 62 ग्राम्स। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कैसे दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखें पोटेशियम क्लोराइड, अगर मैं पूछूँ 33 पे 333 पे कितना डिज़ोल्व हुआ था, तो 46 ग्राम डिज़ोल्व हुआ था। अमोनियम क्लोराइड 353 केल्विन पे कितना डिज़ोल्व हुआ था, 66 ग्राम डिज़ोल्व हुआ था 100 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 100 ग्राम ऑफ वाटर में ही सब चीज़ें डिज़ोल्व करी हैं। तो आई होप ये आपको भी चार्ट समझ में आ गया होगा। तो चलो अब से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कितना चाहिए होगा टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, अगर हम 50 ग्राम ऑफ वाटर का बनाएं 313 केल्विन पे, ठीक है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। अब देखो बच्चों, एट 313 केल्विन पे हमें निकालना है कि जो पोटेशियम था वो 62 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट डिज़ोल्व हो रहा था 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो 313 केल्विन पे 62 ग्राम डिज़ोल्व हो रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। तो अगर हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है पोटेशियम नाइट्रेट का इन 50 ग्राम ऑफ वाटर में, तो हम क्या करेंगे 62/100 इंटू 50 कर देंगे, तो टोटल क्या आ जाएगा 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो 50 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर हम टोटल कितना पोटेशियम नाइट्रेट डिज़ोल्व कर पाएंगे, 31 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे क्या पूछा गया है।
आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन बी में हमसे क्या पूछा गया है इसी क्वेश्चन के, कि प्रज्ञा मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन and leave the solution to cool at a room temperature. What would she observe as the solution cool? Explain it. ठीक है, अब यहाँ पे हमें कहा गया है जो प्रज्ञा है उसने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है पोटेशियम क्लोराइड का 353 केल्विन पे, ठीक है, अंदर तो उसने क्या किया, ठंडा करने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दिया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि जब वो सॉल्यूशन ठंडा हो गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो बच्चों इसका आंसर क्या है कि सम सॉल्युबल पोटेशियम क्लोराइड विल सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टल एट अ रूम टेम्परेचर बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जो कुछ पोटेशियम क्लोराइड जो होगा ना, जो पानी में घोला गया था, वो क्या हो गया होगा, वो ठंडा होने के बाद क्रिस्टल के रूप में बदल गया होगा, क्रिस्टल्स बन गए होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों ये हमें पता है सॉल्युबिलिटी जो होती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल अगर ठंडे पानी में तुम्हें चीनी घोलने को कहा जाए तो क्या ठंडे पानी में चीनी जल्दी घुलेगी? नहीं। और अगर हम गर्म पानी में चीनी घोलेंगे तो वो जल्दी घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि गर्म पानी में, गर्म चीज़ों में जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, डिक्रीज़ हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेशियम क्लोराइड घुला हुआ था पानी के अंदर, ठंडा करने पे क्या होगा, तो वो ठंडा होने पे उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, वो डिक्रीज़ इन टेम्परेचर। तो आई होप बच्चे आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन विच सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस टेम्परेचर। इस क्वेश्चन में बताना है कि 293 केल्विन पर कौन सा सॉल्ट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा घुला। ठीक है, तो चलो देखते हैं 293 केल्विन एक बार हम देख लेते हैं। यहीं से इसका आंसर, हमें सी का आंसर यहीं से मिल जाएगा। ये हमें 293 केल्विन वाला बॉक्स देख लिया तो हमने देखा पोटेशियम नाइट्रेट था वो 32 ग्राम डिज़ोल्व हो रहा था 100 ग्राम में, सोडियम क्लोराइड था वो 36 ग्राम डिज़ोल्व हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड है वो 35 ग्राम्स हो रहा है, और अमोनियम क्लोराइड जो है वो 37 ग्राम डिज़ोल्व हो रहा है। तो कौन सा सॉल्ट सबसे ज़्यादा डिज़ोल्व हो रहा है? तो अमोनियम क्लोराइड है। तो अमोनियम क्लोराइड हैज़ दी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। ठीक है, क्योंकि वो 37 ग्राम्स हो रहा है एट 293 केल्विन, तो इसका आंसर अमोनियम क्लोराइड लिख देंगे। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो ये तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है विद डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, और इंक्रीज़ हो जाती है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका आप एग्जांपल ऐसे अच्छे से याद कर सकते हैं कि ठंडे पानी में चीनी टाइम ज़्यादा लेगी, तो ठंडा पानी क्या है, डिक्रीज़ इन टेम्परेचर है, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलेगी, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी भी जल्दी बढ़ गई। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।